हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेसिक साइंस के उन सारे प्रश्नों को जो पूछे गए थे 19 मार्च 2025 को पहले शिफ्ट में आरआरबी एलपी सीबीटी 2 एग्जाम में। राइट, 19 मार्च 2025 को एक शिफ्ट हुआ था, शिफ्ट 1 हुआ था, और जिनका भी ये पेपर छूट गया था उनका पेपर हुआ 2 मई को। शिफ्ट 2 का पेपर नहीं हुआ 19 मार्च को, वो पेपर भी हुआ 2 मई को। पहले ही एग्जाम 19 मार्च 20 मार्च को होना था, बाद में डेट चेंज कर दिया गया, 2 मई और 6 मई को पेपर हुआ, जो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। 19 मार्च को लेकिन पहला शिफ्ट हुआ था, तो इस पहले शिफ्ट में जो सारे प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और जिनका ये पहला शिफ्ट छूट गया था उनका पेपर हुआ 2 मई को, और शिफ्ट 2 वाले जो भी थे उनका डेट चेंज हो गया, 2 मई को उन्होंने पेपर दिया था, और 20 मार्च को जिनका पेपर था वो पेपर हुआ 6 मई को। तो 2 मई 6 मई को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 19 मार्च को पहला शिफ्ट हुआ था, तो इनमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। वो सारे प्रश्न होंगे जो भी हम लोग कवर करेंगे बेसिक साइंस के होंगे। तो पहला सवाल है, दिया गया है कि प्रतिरोध R को सूत्र V/I द्वारा परिभाषित किया जाता है, जहां वोल्टता V ये दिया गया है और धारा आपको ये दिया गया है। प्रतिरोध R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, परसेंटेज एरर जो है आपको बताना है। आपको फॉर्मूला दिया गया है कि भाई R बराबर जो है V/I होता है, ये हम लोग जानते भी हैं ओम के नियम से। V आपको दिया गया है 100 प्लस माइनस 4 वोल्ट, और I दिया गया है 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज है उसमें प्लस माइनस 4 हो सकता है, यानी 4 वोल्ट की त्रुटि हो सकती है। हो सकता है कि 4 वोल्ट ज़्यादा हो या 4 वोल्ट कम हो। जो धारा है उसमें प्लस माइनस 0.2 की त्रुटि हो सकती है, यानी धारा जो है ये 10.2 एम्पियर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 9.8 एम्पियर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो त्रुटि है वो 4 वोल्ट की है। इसमें हो सकता है कि जो विभवांतर है वो 104 वोल्ट हो, या हो सकता है कि विभवांतर जो है 96 वोल्ट हो। धारा जो है हो सकता है कि 10.2 एम्पियर हो, या हो सकता है कि 9.8 एम्पियर हो। ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर 4 वोल्ट की त्रुटि है, यहाँ पर 0.2 एम्पियर की त्रुटि है। आपको क्या करना है कि परसेंटेज में इस प्रतिरोध में त्रुटि कितनी आएगी वो पता करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर इसमें निकालेंगे, परसेंटेज एरर इसमें निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमें मिल जाएगा, परसेंटेज एरर R में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज एरर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो डेल्टा V/V गुने में 100 करेंगे, परसेंटेज एरर निकलेगा किसमें, V में। डेल्टा V क्या है, ये 4, यहाँ पर डेल्टा V ये 4 है। डेल्टा V मतलब चेंज है ना, चेंज कितने का है, 4 का है, और ये इसका ओरिजिनल वैल्यू हो गया गुने में 100, तो ये 4% आया। अब परसेंटेज एरर हम लोग I में निकालते हैं, तो डेल्टा I बटे में I गुने में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा I का मान जो है 0.2 हो जाएगा, बटे में ये 10 हो जाएगा, और गुने में 100 हो जाएगा। 10 दाही का 100 होता है, ये 2% आएगा। तो विभवांतर में 4% का एरर है, धारा में 2% का एरर है। अब हमें चाहिए इस रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर, तो कुछ नहीं करना होता है, दोनों को जोड़ देना होता है। तो डेल्टा R/R इंटू में 100 क्या करेंगे, जो डेल्टा V/V हम लोगों ने निकाला प्लस डेल्टा I/I हम लोगों ने निकाला, इसको हम लोग जोड़ देंगे, यानी ये परसेंटेज एरर है। मैंने यहाँ पर 100 कॉमन ले लिया है ना, यहाँ से 100 कॉमन ले लिया है, तो 4% प्लस 2% 6% आएगा। तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि डैश, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। बचपन से आप ये पढ़ते आ रहे हैं, है ना, बचपन से ऊर्जा संरक्षण का ये जो सिद्धांत है ये आप पढ़ते आ रहे हैं। 4 इसका आंसर। माइक्रोफोन में कौन से ऊर्जा परिवर्तन शामिल होते हैं। माइक्रोफोन यानी कि माइक, जो हम लोग माइक का इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है कि ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी हम जो बोलते हैं ना, वो कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हम जो बोलते हैं, हमारी जो साउंड होती है वो साउंड एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो 4 हमारा राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किसे नियत विभवांतर वाले विद्युत परिपथ में संयोजित करने पर वह कम धारा कर्षित करेगा? कम धारा कर्षित करेगा, जो धारा है वो कम प्रवाहित होगी। धारा कम प्रवाहित कब होगी? जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और प्रतिरोध ज़्यादा कब होता है? जब लंबाई ज़्यादा हो, चालक की लंबाई अधिक हो और चालक की मोटाई कम हो। चालक की मोटाई कम हो और मोटाई चालक की कम कब होगी? जब जो काट की त्रिज्या है वो कम होगी। तो A बराबर पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो त्रिज्या अगर कम होगी तो मोटाई कम होगी, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से लंबाई अगर बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, मोटाई अगर घटती है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो, जब चालक तार के केवल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को उसके प्रारंभिक मान से बढ़ा दिया जाता है। देखो हमें कम करना है, धारा अगर कम करना है तो हमें मोटाई कम करना है, तो ये आंसर नहीं होगा। जब चालक तार की केवल त्रिज्या को उसकी प्रारंभिक मान से बढ़ाया जाता है, त्रिज्या बढ़ाएंगे तो जो ये मोटाई है या काट का क्षेत्रफल ये बढ़ेगा। ऐसे में धारा जो है वो बढ़ने वाली है, घटेगी नहीं, क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाएगा। जब चालक तार की केवल त्रिज्या को उसकी प्रारंभिक मान से घटाया जाता है, त्रिज्या घटाएंगे, काट का क्षेत्रफल घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा जो है कम बहेगी। जब चालक तार की लंबाई को उसके प्रारंभिक मान से घटाया जाता है, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा घटेगी। यहाँ पर कम करने की बात की गई है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 3 हमारा राइट आंसर होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी के सही विमीय सूत्र का चयन कीजिए। तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इस यूनिट को आप उठाओ। न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? फोर्स का है। तो क्या करेंगे आप, फोर्स का आप पहले लिखेंगे यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला। मीटर किसका एसआई मात्रक है? लेंथ का है, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है? द्रव्यमान का, तो यहाँ पर मास का स्क्वायर है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 होता है, राइट। लेंथ का L होता है तो L स्क्वायर हो जाएगा। मास का M होता है तो M स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर से ये M खत्म हो जाएगा, M ऊपर जाएगा, तो m⁻⁻1 हो जाएगा, यानी कि m-1। L है यहाँ पर और यहाँ पर L स्क्वायर है तो L क्यूब हो जाएगा और t माइनस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m-1 L3 t-2। 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाएगा। अब इससे आसान सवाल क्या ही आएगा। स्टेथोस्कोप क्या होता है? दिल की धड़कन सुनने के लिए, फेफड़ों से आने वाली आवाज़ को सुनने के लिए डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग आला भी बोलते हैं। बैरोमीटर जो है वो दाब मापने वाला यंत्र है और भार मशीन जो है भार मापने वाला यंत्र है। यदि किसी विशाल चट्टान को धकेलने के लिए अत्यधिक प्रयास किए जाने पर भी वह हिल नहीं रही है, तो इस स्थिति में किए गए कार्य के संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो धकेला जा रहा है मतलब कि बल लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, लेकिन जो विशाल चट्टान है वो हिल भी नहीं रही है, यानी कि विस्थापन 0 है। तो भौतिकी में कहा जाएगा, विज्ञान में कहा जाएगा कि कोई कार्य नहीं किया गया है। चट्टान का विस्थापन नहीं होने के कारण कार्य नहीं हो पाता है। 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बल द्वारा कार्य किया जाएगा ऐसा तभी होगा जब विस्थापन हो, ठीक है। और विस्थापन हो भी तो बल के दिशा के लंबवत ना हो, बल की दिशा के लंबवत ना हो, बाकी किसी भी एंगल पे हो लेकिन लंबवत ना हो। 1 हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्थितिज ऊर्जा को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है? स्थितिज ऊर्जा की जो परिभाषा होती है वो आपसे पूछा गया है। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के परिणाम स्वरूप मौजूद ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ये परिभाषा भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे स्थितिज ऊर्जा की। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के परिणाम स्वरूप मौजूद ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। विन्यास को आप यहाँ पर ले सकते हो, स्ट्रक्चर से ले सकते हो। मान लीजिए कोई वस्तु है, आपने उसकी संरचना में परिवर्तन कर दी, जैसे स्प्रिंग को खींच करके दबा करके आपने उसके संरचना में परिवर्तन कर दी, तो उसमें संचित हो जाती है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु को आप जमीन से किसी हाइट पर लेकर जाते हैं तो आप उसकी स्थिति बदल देते हैं, तो उसमें संचित हो जाती है स्थितिज ऊर्जा।
और जब वस्तु गति में होती है तो इस गति के कारण जो ऊर्जा उसमें संचित होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो ये गतिज ऊर्जा के लिए सही है और ये गतिज ऊर्जा के लिए सही है। चित्र में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक घटक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के प्रतीक की पहचान कीजिए। ये किसका चिन्ह है? ये यहां देख लो, एक बड़ा प्लेट है, एक छोटा प्लेट है। ये है सेल का सिंबल, है ना, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, जो विभवांतर प्रदान करती है। यहां देखो, जो प्लेटें हैं वो समान लंबाई की हैं, समान लंबाई की प्लेटें हैं। तो ये सिंबल है कैपेसिटर का। ये सिंबल किसका है? कैपेसिटर का है। कैपेसिटर का ये सिंबल होता है जब कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो फिक्स होता है। कैपेसिटर को, कैपेसिटेंस को हम लोग फैराड में मापते हैं, तो इसका जो कैपेसिटेंस है ये फिक्स होगा, है ना। इसका जो कैपेसिटेंस है ये फिक्स होगा। जैसे मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, है ना, ऐसे वैल्यू फिक्स होगा। जैसे प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये प्रतिरोध रेजिस्टर का सिंबल है जिसका रेजिस्टेंस फिक्स है। और फिर हम लोगों ने क्या किया था, इसको भी देखा था, ये वेरिएबल रेजिस्टर है। यहाँ प्रतिरोध बदला जा सकता है सर्किट में, लेकिन अगर हम इसको लगाएंगे तो सर्किट का प्रतिरोध जो है फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको लगाते हैं सर्किट में तो कैपेसिटेंस फिक्स हो जाएगा, फिक्स मान का। लेकिन यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, सिंबल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर, ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टर, और ये है वेरिएबल कैपेसिटर। यहाँ पर कैपेसिटेंस हम लोग सर्किट में चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये है सिंबल ऑफ वेरिएबल गेंस्ड कैपेसिटर। तो यहाँ पर गैंग्ड कैपेसिटर हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने तीनों आपको समझा दिया। ये कैपेसिटर है फिक्स वैल्यू का, यहाँ पर कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है तो वेरिएबल कैपेसिटर है, मान बदल सकता है यहाँ पर, है ना। फैराड में हम लोग कैपेसिटेंस बताते हैं, फैराड में हम लोग कैपेसिटेंस बताते हैं। तो जैसे मान लो ये 5 माइक्रोफैराड का हो सकता है, 10 माइक्रोफैराड का हो सकता है, इस प्रकार से। यहाँ पर क्या है कि ये मान जो है चेंज हो सकता है। यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल कैपेसिटर है और इसको आपस में लिंक्ड कर दिया गया है। तो लिंक्ड जो शब्द है ना, उसी के स्थान पर यहाँ पर गैंग्ड आपको दिया गया है। जो लिंक्ड है, ये जो वर्ड है, इसी के स्थान पर हम लोग गैंग्ड भी यूज करते हैं। तो वेरिएबल लिंक्ड कैपेसिटर भी बोल दो या फिर वेरिएबल गैंग्ड कैपेसिटर बोल दो आप। तो 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 220 वोल्ट की लाइन एक विद्युत मोटर को 5 एम्पियर प्रदान करती है। 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की गणना कीजिए। ऊर्जा हमें चाहिए तो एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू में टाइम। पावर बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं VI और टाइम। V का मान है 220, I का मान है 5, समय है 2 घंटे। तो घंटा को पहले मिनट में बदलेंगे और फिर सेकंड में बदलेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.92 इंटू 10⁶ जूल। जूल को आप क्या बोल सकते हो? वाट सेकंड बोल सकते हो। देखो, शक्ति के लिए वाट आएगा और समय के लिए सेकंड आएगा, वाट सेकंड। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 हमारा राइट आंसर। इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 2 घंटे है ना, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। 1.21 ग्राम भाग 1.1 सेंटीमीटर क्यूब घेरता है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसके घनत्व की गणना कीजिए। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान है 1.21 बटे में, ये ग्राम में है, और आयतन है 1.1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 121 लिख सकते हैं, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। यहाँ पर हम लोग 11 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 आएगा। बच्चों वाला तरीका हम लोग अपना रहे हैं। यहाँ पर 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 11 से 11 बार में ख़त्म हो जाएगा। ये आएगा 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 3 हमारा राइट आंसर। यदि किसी निश्चित पदार्थ से बने तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, जिसके परिणाम स्वरूप 9 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न होता है,
तो उसी पदार्थ से बने, लेकिन लंबाई जो है 1/3 हो गई है और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 3 गुना हो चुका है। यानी एक तार था जिसकी लंबाई L थी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A था। मान लीजिए वो तार तांबे का तार था, अब तांबे का ही तार लाया गया है, लेकिन लंबाई जो है अब 1/3 हो चुकी है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3 गुना हो चुका है। तो हम जानते हैं लंबाई के साथ सीधा समानुपाती है और काट के क्षेत्रफल के साथ व्युत्क्रम अनुपाती संबंध है प्रतिरोध का। तो पहले 9 ओम था, लंबाई को जब 1/3 कर दिया गया है तो प्रतिरोध पहले का 1/3 हो जाएगा, प्रतिरोध भी 1/3 हो जाएगा पहले का, यानी 9 का 1/3 हो जाएगा। काट का क्षेत्रफल अगर 3 गुना कर दिया गया है तो काट का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध पहले से कम हो जाएगा। तो अगर इसको 3 गुना कर दिया गया है तो ये भी प्रतिरोध को जो है 1/3 करेगा। तो 3/3 9, 909 ये खत्म हो जाएगा, 1 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3 हमारा राइट आंसर। एक बड़े जल निकाय के पृष्ठ पर तेल का रिसाव जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? तो जल निकाय है, ये जल निकाय है और जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं अपने श्वसन प्रक्रिया के लिए। तो अगर इस पृष्ठ पर अगर तेल का रिसाव हो जाएगा तो क्या होगा? हम जानते हैं कि तेल और जल जो है मिक्स नहीं होते हैं, तेल की जो है परत जो है इस जल के पृष्ठ के ऊपर बन जाएगी, जिससे क्या होगा? जो ऑक्सीजन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, वो इस जल में नहीं घुल पाएगी। तो ऐसे में जो जलीय जीव जंतु है उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो घुलित ऑक्सीजन के स्तर में कमी आ जाएगी। 4 हमारा राइट आंसर। ज्योतिर्मयता ल्यूमिनेंस का एसआई मात्रक क्या है? किसी सतह से कितनी चमक आ रही है वो ल्यूमिनेंस बताता है। तो कैंडला प्रति वर्ग मीटर, इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से, किसी सतह के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से कितनी ज्योति तीव्रता आ रही है किसी डायरेक्शन में, वो हमें ल्यूमिनेंस बताता है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी ज्योति तीव्रता, कितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी एमिट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है किसी एक डायरेक्शन में, ये हमें बताता है ल्यूमिनेंस। तो कैंडला प्रति वर्ग मीटर। यदि एक प्रयोगशाला थर्मामीटर के लिए -10 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 विभाजन है तो थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला सबसे छोटा मान डैश है। तो टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है? जो भी यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है, जो भी मार्किंग किया गया है, उसके बीच डिफरेंस कितना है? तो 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है और बट्टे में कर देंगे जितना विभाजन है, तो 2 डिग्री सेल्सियस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त करने से संबंधित है? यानी पृथ्वी की जो आंतरिक ऊष्मा है वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, तो यह है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी। सौर ऊर्जा सन से आती है, पवन ऊर्जा गतिशील वायु से आती है, विंड से आती है, राइट। बायोमास ऊर्जा, बायोमास हम लोग किसको बोलते हैं? जो कार्बनिक पदार्थ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, पादपों से प्राप्त होते हैं, उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है उसे हम लोग बायोमास ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कि गोबर से गोबर गैस जो है प्रोड्यूस किया जाता है, तो गोबर अपने आप में बायोमास है, राइट। तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसे हम लोग भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिन के समय समुद्र से गर्म हवा भूमि की ओर बहती है। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा, थल समीर और ये समुद्री समीर है। देखो दिन के समय में क्या होता है कि जो ऊष्मा हीट जब पड़ती है इस स्थल पे और इस समुद्र पे, तो जो समुद्र का पानी है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। सीधा याद रखो, पानी जो है ना तो जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। पानी ना तो जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। तो मान लो समान मात्रा में हीट हम इसको भी दे रहे हैं और इस स्थल को भी दे रहे हैं, तो स्थल जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। स्थल जल्दी गर्म हो जाता है तो स्थल के पास वाली जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती है, और हवाएं जब गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है। हल्की हवा जब होती है तो ऊपर उठने लगती है। जब ऊपर उठने लगती है तो यहाँ का जो दाब होता है
यहाँ का जो दाब होता है वो कम हो जाता है। अगर हम कंपेयर करें ये जल से, तो जल के ऊपर की जो हवाएं हैं, जल उतना गर्म हुआ नहीं, तो जल के ऊपर की जो हवाएं हैं वो उतनी गर्म नहीं हुई है, तो वहाँ की हवाएं ठंडी है, तो वो ऊपर जो है कम उठेगी, है ना, वो ऊपर कम उठेगी, तो यहाँ पर जो दाब है वो अधिक बना रहता है, यहाँ पर दाब अधिक बना रहता है। और जो हवाएं चलती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो हवाएं जो है वो ऐसे चलती है, यानी समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो समुद्र से चली है तो इसे हम लोग सी ब्रीज बोलेंगे। ठंडी हवाएं जो है दिन के समय में समुद्र से स्थल की ओर, भूमि की ओर बहती है। तो दिन के समय समुद्र से गर्म हवा भूमि की ओर बहती है, भूमि की ओर बहती तो है लेकिन गर्म हवा नहीं बोलेंगे। दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा भूमि की ओर बहती है, दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा भूमि की ओर बहती है, ये स्टेटमेंट जो है सही है। रात के समय देखो क्या होता है, मैंने आपसे कहा जल ना तो जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। तो रात के समय में जो ये जल है ये जल्दी गर्म नहीं होगा, जल्दी ठंडा नहीं होगा, जबकि ये जो स्थल है, भूमि है, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब ये जल्दी ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर की जो हवाएं हैं वो उतनी गर्म नहीं होगी, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर बना रहेगा। जल जल्दी ठंडा हुआ नहीं, जल अभी भी गर्म है, तो इसके आसपास की जो हवाएं हैं वो गर्म है और गर्म हवाएं जो है वो ऊपर उठती है, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो इस बार जो हवाएं हैं वो ऐसे चलने वाली है, भूमि से समुद्र की ओर चलने वाली है। तो यहाँ रात के समय में क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो भूमि से, जो ठंडी हवाएं हैं रात के समय में वो भूमि से समुद्र की ओर जाती है। तो रात के समय भूमि से गर्म हवा समुद्र की ओर बहती है, समुद्र की ओर बहती तो है लेकिन हम गर्म हवा नहीं बोलेंगे, ठंडी हवा बोलेंगे। रात के समय समुद्र से ठंडी हवा भूमि की ओर बहती है, नहीं, ये दिन के समय में होता है ऐसा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये मान लो कि प्रारंभिक वेग था, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, u बराबर 18 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। कारण ये है कि आंसर हमें जूल में चाहिए, एसआई मात्रक में चाहिए, तो सारे मान एसआई मात्रक में डालने पड़ेंगे। तो 18 से 18 ये खत्म हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। v हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी में 36 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, पहले गति ये थी, बाद में एक फोर्स लगा और गति ये हो गई। तो फोर्स लगा तो फोर्स के द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया, विस्थापन तो हो ही रहा है, कार्य किया गया, तो कितना कार्य किया गया यही आपसे पूछा गया है। ये याद रखना, जब आपसे कार्य पूछा जाए और आपको अलग अलग गति दी गई हो तो समझ जाना कि कार्य ऊर्जा सिद्धांत जो है यहाँ पर लगेगा। तो कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कार्य बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, हाफ m अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो हाफ m v² माइनस हाफ m u², तो हाफ m को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो v² माइनस में u² यहाँ पर हो जाएगा। अब सारे मान को डाल दो, m का मान जो है वो 2 किलोग्राम है, v का मान 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, u का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 100 में से 25 जाएगा तो 75 हो जाएगा, 75 जूल हो जाएगा हमारा आंसर। 4 हमारा राइट आंसर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधकता गुने में लंबाई और बट्टे में क्षेत्रफल। यह प्रतिरोध है, इसका एसआई मात्रक ओम होता है, इसका हमें चाहिए, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। मीटर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ से प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आ जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। 2 हमारा आंसर। शक्ति के मात्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक,
वर्क का एसआई मात्रक जूल होता है, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो अगर हमें शक्ति 1 वाट चाहिए, अगर हमें 1 वाट चाहिए तो कार्य 1 जूल करना होगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो शक्ति 1 वाट के बराबर होती है। 1 हमारा राइट आंसर। एक 200 वाट विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किया गया, बल्ब में पारिष्ठित धारा कितनी है? तो पावर इज इक्वल टू V इंटू में I होता है। पावर आपको 200 वाट दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 है और I आपको चाहिए, तो I बराबर हो जाएगा 200 बटे में 220, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और ये मान 0.91 एम्पियर आएगा। 3 हमारा राइट आंसर। कार्य को पूर्ण तभी माना जाएगा जब कोई वस्तु बिना किसी बल के विस्थापित हो जाए। अरे जब बल ही ना हो तो कार्य तो 0 हो जाएगा। बल ही कार्य करता है फिजिक्स में, जो हम कार्य निकालते हैं वो कौन करता है? बल करता है। तो अगर बल ही ना लगा, कोई वस्तु बिना किसी बल के बल ही ना लगा तो कार्य नहीं होगा। किसी वस्तु पर बल लगने से वस्तु बल की दिशा में गति करे, सही है, यहाँ पर कार्य किया जाएगा। वस्तु पे बल भी लगा और बल की दिशा में गति भी हुआ, यानी कि विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन हुआ तभी तो गति हुआ। वस्तु पर बल लगाया जाए पर उसमें कोई विस्थापन ना हो, हम बल लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन ही नहीं हो रहा है, तो अगर विस्थापन 0 तो कार्य पक्की बात है 0। कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर बल लगाए और वस्तु बल की दिशा के लंबवत गति करे, नहीं लंबवत गति करे मतलब लंबवत विस्थापन हो जाएगा। और हम जानते हैं कि बल और विस्थापन अगर एक दूसरे के लंबवत हो जाए, ऐसे केस में बल भले 0 ना हो, विस्थापन भले 0 ना हो, कार्य 0 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, 90 है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे कट जाते हैं। 2 हमारा राइट आंसर। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि जो ऊनी कपड़े होते हैं उष्मारोधी होते हैं, वो हमारे शरीर से निकलने वाली उष्मा को, शरीर से निकलने वाली गर्मी को परिवेश में नहीं जाने देते हैं, परिवेश में जाने से रोकते हैं, उसको पार नहीं करने देते हैं और हमें गर्म रखते हैं। 1 हमारा राइट आंसर। यदि डैश तो किया गया कार्य 2 जूल माना जाएगा, तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुने में विस्थापन। मान लीजिए कि बल 1 न्यूटन है और विस्थापन 2 सेंटीमीटर है, विस्थापन 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? 2 गुने में 10 पे पावर -2 मीटर। तो यहाँ से 2 जूल कार्य तो नहीं आएगा, ये विकल्प कट जाएगा। अच्छा, अब इसको लेते हैं। मान लीजिए कि बल जो है वो 8 न्यूटन है और विस्थापन 25 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग लगाएंगे, तो 25 चौके में 100 हो जाएगा और 4 दूने में 8 हो जाएगा। 2 जूल कार्य यहाँ पर हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे कट जाएंगे। यहाँ पर 1 जूल कार्य किया जाएगा, ठीक, यहाँ पर 1 जूल कार्य किया जाएगा और यहाँ पर आप निकाल सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक, एयर पॉल्यूटेंट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित भू-स्तरीय ओजोन के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? ग्राउंड लेवल ओजोन के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। ये जो वायु प्रदूषक है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे जो होते हैं इनके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और ग्राउंड लेवल ओजोन बनाते हैं। तो ये है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कार्बनिक यौगिक जो आसानी से वाष्पशील हो जाते हैं। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं और ग्राउंड लेवल पर ओजोन का निर्माण करते हैं। ग्राउंड लेवल पर ओजोन का निर्माण करते हैं, यानी कि वायुमंडल की निचली परत में ओजोन का निर्माण करता है। और ये ओजोन जो है स्मॉग का पार्ट होता है। स्मॉग जहां पर ज़्यादा है वहां पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो स्मॉग के निर्माण में ये ओजोन जो है रोल प्ले करता है। जो वायुमंडल के निचले परत में जो है ये ओजोन बनता है वो,
और ये कैसे बनता है? ये वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये सनलाइट के प्रेजेंस में इस नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जाकर के ये ओजोन बनता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ठोस पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा स्थानांतरित होती है उसे डैश कहा जाता है। तो ठोस से ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो चालन के द्वारा होता है, कंडक्शन के द्वारा होता है। अगर आपने 2 मई 6 मई वाले वीडियोस देखे होंगे तो इन सब के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। 3 प्रतिरोध को R1, R2, R3 को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इस स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? 3 प्रतिरोधक हैं, लगा देते हैं उन सारे को समानांतर क्रम में। कुल प्रतिरोध सबसे बड़े एकल प्रतिरोध से अधिक होगा? ऐसा नहीं होता है। समानांतर क्रम में जब हम प्रतिरोधकों को लगाते हैं तो जो उसका समतुल्य प्रतिरोध आता है वो जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उससे भी छोटा होता है। जैसे मान लीजिए कि 3 प्रतिरोधक है, 1 ओम, 4 ओम और मान लो कि 7 ओम। अगर हम इन तीनों को लगाते हैं समांतर क्रम में तो जो उसका समतुल्य, जो इन तीनों का समतुल्य आएगा वो जो इनमें सबसे छोटा है उससे भी छोटा आएगा, यानी कि 1 ओम से भी छोटा आएगा। यहाँ लिखा है कि एकल प्रतिरोध से अधिक होगा, गलत हो जाएगा। सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा से जब छोटा आएगा तो सबसे बड़ा से बड़ा कैसे हो जाएगा? प्रत्येक प्रतिरोधक में समान वोल्टता होगी, ये बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो इन तीनों के सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट ही होगा, यानी इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा। अगर मान लो ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में होते हैं तो बट जाते हैं, ये 6 वोल्ट ही 3 भागों में बट जाता। प्रत्येक प्रतिरोधक में समान वोल्टता होगी, कथन सही पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि एक प्रतिरोधक हटा दिया जाए तो संपूर्ण परिपथ कार्य करना बंद कर देगा। ऐसा श्रेणी क्रम में होता है, यहाँ पर नहीं होगा। मान लो कि आपने इसको हटा दिया, इसको यहाँ से हटा दिया तो धारा जो है ऐसे जाएगी ना, इन दोनों से तो जाएगी ना, सर्किट तो अभी भी कंप्लीट है, तो ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक प्रतिरोधक से समान मात्रा में धारा प्रवाहित होगी, ऐसा भी नहीं होगा। जब धारा यहाँ पर आएगी, मान लो धारा जो है इधर से 5 एम्पियर निकली है, 5 एम्पियर निकली है, 5 एम्पियर धारा यहाँ तक है। अब यहाँ पर जो है 3 भागों में धारा बट जाएगी, तो अलग अलग धारा जाएगी। किसमें कितनी जाएगी डिपेंड करता है कि प्रतिरोध किसमें कितना है। जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होगा वहाँ से धारा कम जाएगी, जहाँ प्रतिरोध कम होगा वहाँ से धारा ज़्यादा जाएगी। इस प्रकार से 5 एम्पियर 3 भागों में बट जाना है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। 2 हमारा राइट आंसर। तापमान का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन होता है, लेकिन हम इसे डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं। ओम में तो हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं, ओम में हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं, यानी ये सारे जो है तापमान के मात्रक हैं। ओम रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक है, तो 1 हमारा राइट आंसर। ये तापमान का मात्रक नहीं है। बल्ब का तंतु फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? जो टंगस्टन है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है बल्कि हाईएस्ट होता है। जितने भी धातु हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। तो क्योंकि यह उच्च गलनांक वाली एक प्रबल धातु है, इसीलिए गर्म होने पर ये जो धातु है पिघलता नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी आप याद रख सकते हो, 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी भी धातु के मेल्टिंग पॉइंट से ये हाई है, तो ये जल्दी पिघलता नहीं है। 3 हमारा राइट आंसर। एक विद्युत बल्ब की रेटिंग 120 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 60 वोल्ट पर जलाया जाता है तो कितनी विद्युत शक्ति की खपत होगी? तो बल्ब मान लो आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं, तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि उस पर रेटिंग की गई होती है। मान लो रेटिंग की गई है 120 वोल्ट 100 वाट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सप्लाई देंगे इसको 120 वोल्ट, ऐसे केस में पावर जो है 100 वाट खपत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सप्लाई देंगे 120 वोल्ट तो 1 सेकंड में ये जो बल्ब है 100 जूल ऊर्जा खाएगा। 120 वोल्ट जब आप सप्लाई देंगे तो
100 वाट बिजली खपत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 100 जूल विद्युत ऊर्जा जो है आपकी खर्च होने वाली है। 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च होने वाली है, ये इस रेटिंग का मतलब होता है। लेकिन क्या आपने 120 वोल्ट सप्लाई दिया? नहीं, आपने तो मात्र 60 वोल्ट दिया ना, आपने तो मात्र 60 वोल्ट दिया है। तो पक्की बात है कि जो बिजली अब जो है यहाँ पर खपत होने वाली है वो 100 वाट से तो कम ही होगी, 100 वाट तो नहीं होगी। इसको तो आप काट सकते हो, ये तो तब होनी है ना जब 120 वोल्ट सप्लाई दिया जाएगा, 100 वाट से कम होगी। तो बल्ब का आप प्रतिरोध निकाल सकते हो? निकालना नहीं है, बल्ब का प्रतिरोध जो है ये तो कांस्टेंट होगा। हम दो अलग अलग केस की बात कर रहे हैं। पहला केस ये है जो हमें सवाल में दिया गया है और हमें ये वाले केस के हिसाब से पावर चाहिए। बल्ब तो वही है ना, बल्ब वही है तो बल्ब का प्रतिरोध तो वही है। तो पावर बराबर फॉर्मूला होता है V² डिवाइडेड बाई R। ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। बल्ब वही है तो बल्ब का प्रतिरोध वही होगा। अब यहां से पावर सीधा समानुपाती हो जाएगा V के वर्ग का। यहां से हम लोग लिख सकते हैं P1 बाई P2 बराबर V1 बाई V2 का स्क्वायर। सारे मान को हम डालेंगे। P1 जो पहले वाला पावर है और हमें P2 चाहिए, दूसरे वाले केस के लिए हमें ये पावर चाहिए। V1 जो पहले वाला है 120 और V2 जो बाद वाला है 60, इसका स्क्वायर करेंगे तो 60 से 2 बार में खत्म हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो P2 हो जाएगा यहाँ पर 100/4, तो ये 25 वाट निकल करके आएगा। 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक डाउट ये आता है कि हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, पावर बराबर VI वाला फॉर्मूला से। पावर हम डालेंगे यहाँ पर 100 वाट, ठीक, और V डालेंगे यहाँ पर 120, यहाँ से I निकल जाएगा तो I बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100/120। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 पंचे में 10, 2 छक 12, ठीक। और फिर आप क्या करेंगे, फिर से पावर का फॉर्मूला लगाएंगे और लिखेंगे V इंटू में I। V का मान जो है यहाँ पर अब 60 डालेंगे और यहाँ पर I करेंगे, I डालेंगे तो 6 दाई का 60 हो जाएगा और यहाँ पर 50 वाट आएगा। लेकिन 50 वाट देखो आंसर में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। आप यहाँ पर जो है I की जगह पर 5/6 नहीं डाल सकते हैं। आप यहाँ पर 5/6 नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? ये I का मान तो तब आया ना जब V 120 वोल्ट था, लेकिन यहाँ पर जो आप V डाल रहे हैं वो तो ये डाल रहे हैं ना 60 वोल्ट डाल रहे हैं, तो यहाँ पर धारा उतनी थोड़ी मिलेगी जितनी धारा यहाँ पर मिली है, क्योंकि हम जानते हैं V सीधा समानुपाती I होता है। अगर आपने इसको कम कर दिया तो धारा जो है कम होगी, धारा जो है कम होगी, समझे आप? तो आपने यहाँ पर देखो 120 वोल्ट से आप 60 वोल्ट कर दिया है, वोल्टेज को आपने हाफ कर दिया है, तो धारा भी पहले से आधी बहेगी। तो इस बार आप धारा कितनी डालेंगे? जो ये धारा है इसकी आधी डालेंगे आप, यानी इसकी आप इसका जो है हाफ कर दो यहाँ पर। अब आप मान निकालो यहाँ पर, अब आप यहाँ पर मान निकालो। यहां देखो 6 से ये खत्म हो गया, 6 दाई का 60 हो जाएगा, 2 से ये 10 खत्म हो जाएगा 5 बार में, 5 गुने 5 25, देखो अब 25 वाट आ गया। तो सीधा आपको जल्दबाजी में जो है ऐसा नहीं करना है कि यहां से धारा निकाला और उसको यहां पर पुट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप ये रिलेशन ध्यान में रखो और इससे बनाओ। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक रूपांतरण किसी तार के प्रतिरोध को बढ़ाएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा? भौतिक रूपांतरण तो क्या कर सकते हैं भाई, लंबाई को बढ़ा सकते हैं, तार की लंबाई में वृद्धि करना। या तो तार की लंबाई बढ़ा दो या फिर मोटाई को कम कर दो। मोटाई में वृद्धि करना नहीं चलेगा, कम करना है। लंबाई में कमी करना नहीं चलेगा, वृद्धि करना है। निम्न प्रतिरोधकता वाले पदार्थ का उपयोग करना नहीं। अगर हम इसको कम कर देंगे तो भी प्रतिरोध कम हो जाएगा, हमें इसको बढ़ाना है क्योंकि प्रतिरोध को बढ़ाना है, तो ये भी नहीं चलेगा। 3 हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान हमें यहाँ पर करना है। थल समीर प्रायः दिन के समय बहती है। थल समीर यानी कि ये लैंड ब्रिज, थल समीर
प्रायः रात के समय बहती है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। थल समीर वह ठंडी वायु है जो समुद्र से भूमि की ओर बहती है। देखो समुद्र से भूमि की ओर बहती है दिन के समय में, जो ये समुद्री समीर है। थल समीर वह ठंडी वायु है जो समुद्र से भूमि की ओर बहती है, ये गलत हो जाएगा। जो थल समीर है वो ठंडी वायु है जो भूमि से समुद्र की ओर बहती है, यहाँ पर समुद्र से भूमि की ओर बहती है, ये गलत हो जाएगा। थल समीर प्रायः अंतर्देशीय क्षेत्रों में बहती है, नहीं तटीय क्षेत्रों में बहती है। तटीय क्षेत्रों में बहती है, जो समुद्र के पास वाले क्षेत्र हैं उसकी बात की जा रही है। थल समीर संवहन की प्रक्रिया द्वारा बहती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा। दाब में अंतर के कारण बहती है। मैंने अभी आपको समझाया था ना कि यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो दाब में अंतर होने से हवाएं जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हवाएं जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो दाब में अंतर होने के कारण जो है हवाएं बहती है, ये समीर जो है वो बहती है। संवहन का मतलब कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन के थ्रू हम बोल सकते हैं कि जो वायु है वो गर्म होती है। जो हम बोलते हैं ना कि जमीन के ऊपर वाली जो हवाएं वो जल्दी गर्म हो जाएगी, वो कैसे हो जाएगी, तो कन्वेक्शन के थ्रू, है ना। कन्वेक्शन के थ्रू जो है हवाएं यहाँ पर गर्म होती है। लेकिन यहाँ पर हमें समीर की बात की गई है कि थल समीर की प्रक्रिया द्वारा बहती है, संवहन की प्रक्रिया द्वारा बहती है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर भी तो नहीं होना चाहिए। दाब में अंतर के कारण बहती है, तो मैं यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को सही नहीं मान रहा हूँ, राइट। बोर्ड की तरफ से जो है ये आंसर दिया गया था, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर भी नहीं होना चाहिए। पवन टरबाइन का कौन सा भाग हवा की गतिज ऊर्जा को ग्रहण करता है और रोटर को घुमाता है? पवन टरबाइन की मदद से पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो हवा की जो गतिज ऊर्जा है उसको ग्रहण करता है और रोटर को घुमाता है। तो ये पवन टरबाइन आपको दिखाया गया है। इसमें ये जो भाग आप देख रहे हैं ना, ये ब्लेड है, ये ब्लेड है और ये रोटर है। ये देख रहे हो उभरा हुआ भाग आपको दिख रहा है। तो ब्लेड जो है हवा की गतिज ऊर्जा को ग्रहण करता है और रोटर को घुमाता है, तो ब्लेड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ब्लेड है, ये ठीक है, ये ब्लेड है। पवन टरबाइन का कौन सा घटक रोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए, ऊर्जा प्रग्रहण को बढ़ाने के लिए ब्लेड के कोण को समायोजित करता है? ये जो पवन टरबाइन है ना, इसका कौन सा कंपोनेंट रोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए और ऊर्जा प्रग्रहण को बढ़ाने के लिए ब्लेड के कोण को समायोजित करता है? देखो ये ब्लेड है, ये हवा की गतिज ऊर्जा को ग्रहण करता है और इस रोटर को घुमाता है। अब इस रोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए पिच सिस्टम होता है। पिच सिस्टम होता है। ये जो ब्लेड है ना, ये इसको ना ऐसे रोटेट भी किया जा सकता है, इसको ऐसे रोटेट भी किया जा सकता है, किसी एंगल पर सेट किया जा सकता है। किसी एंगल पर ये जो ब्लेड है इसको रोटेट किया जा सकता है, इसको किसी एंगल पर सेट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। हमें रोटर की गति को नियंत्रित करना है, तो उसे जिस एंगल पर सेट करना होगा इसको सेट कर दिया जाएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसके लिए जो है इस ब्लेड को जो है किसी एंगल पर सेट किया जाता है पिच सिस्टम की मदद से। 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पिच सिस्टम की मदद से। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। 19 मार्च 2025 को पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे बेसिक साइंस के, उन सारे को आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है। थैंक यू सो मच।